जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को नीट 2021 की तैयारी चैप्टर वाइज करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 12th बायोलॉजी से यूनिट 14 यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू हैं जो कि नीट में पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हम सभी जानते हैं कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, यह कभी उल्टा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन है, नंबर का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर रिमेन। तो आप सभी ने क्लास 12th इकोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, जिसे इंग्लिश में हम पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। दूसरा है ऊर्जा का पिरामिड, जिसे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। और तीसरा है जीव भार का पिरामिड, जिसे इंग्लिश में पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। तो यदि हम बात करें जीव संख्या के पिरामिड की, तो यह सदैव खड़ा और प्रतिलोमित होता है, या फिर हम कह सकते हैं सीधा और उल्टा होता है। वहीं हम बात करें ऊर्जा के पिरामिड की, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। वहीं हम बात करें जीवभार के पिरामिड की, तो यह भी सदैव खड़ा या प्रतिलोमित, या फिर हम कह सकते हैं सीधा और उल्टा होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जीव संख्या का पिरामिड और जीवभार का पिरामिड ये दोनों हमेशा सीधा और उल्टा होते हैं, जबकि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में पूछा था कि नंबर का पिरामिड कैसा होता है, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खड़ा एवं प्रतिलोमित दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। तो आपको बता दें, कहीं भी कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो और वहाँ पर ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो उसका पिरामिड केवल सीधा होगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड नहीं है? तो ऑप्शन में देखें तो पहला है संख्या का पिरामिड, तो ये पिरामिड होता है। दूसरा है खनिज पदार्थ का पिरामिड, तो इस प्रकार का कोई भी पिरामिड नहीं पाया जाता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला द्वारा ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन इज ऑलवेज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अचक्री होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो आपको बता दें कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय है कोलकाता में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित का इसमें छोड़ा जाना है। पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर इज इंक्रीज मेनली ड्यू टू द रिलीज ऑफ फॉलोइंग इनटू। तो आपको बता दें कि गंगा नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है नगर पालिका एवं औद्योगिक वहित मल, यानी कि म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्रियल सीवेज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज्ड बाय इम्प्योर वाटर ऑफ। तो आपको बता दें कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो जल में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेटा हीमोग्लोबिन का कारण है। तो मेटा हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण है नाइट्रेट उर्वरक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तालाब के परिस्थिति तंत्र में नहीं होता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, एबाइसल क्षेत्र। आपको बता दें कि जो गहरे समुद्री क्षेत्र होते हैं उसे हम एबाइसल क्षेत्र कहते हैं। तो समुद्र का जो गहरा क्षेत्र होता है वही एबाइसल क्षेत्र कहलाता है, और यह क्षेत्र आपके तालाब के परिस्थिति तंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्वपारिस्थितिकी, ऑट इकोलॉजी। आपको बता दें कि स्वपारिस्थितिकी होता क्या है? किसी एक जाति के प्राणियों के विकास क्रम पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है स्वपारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य
चक्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड साइकिल। तो इसमें देखेंगे तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि टिड्डा है, टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप और सांप को खाता है गिद्ध। तो आपका जो फूड साइकिल जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपनी पेट पर कोमल फर के लिए शिकार किया जाता है। तो आपको बता दें कि चीरू नामक ऐसा जीव है जिसे उसके पेट पर उपस्थित कोमल फर के कारण शिकार किया गया। इसे हम तिब्बती मृग भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, मिमिर्कोफिली एक लाभदायक संयोजक होता है, एक पुष्पी पादप एवं। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चुनना है और ये क्वेश्चन आपके नीट 2005 में पूछा हुआ है। तो आपको बता दें कि मिमिर्कोफिली एक लाभदायक संयोजन है एक पुष्पी पादप एवं चींटियों के बीच में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जलाशयों में खाद्य के अत्यधिक उत्सर्जन परिणाम है एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जलाशयों को पोषक तत्वों से परिपूर्ण करना संपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो जलाशयों में यूट्रिफिकेशन क्यों होता है? क्योंकि जो डिटर्जेंट है उसमें उपस्थित फास्फेट और जो नाइट्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं उनके कारण जलाशयों में वृद्धि हो जाती है खाद्य पदार्थों की, जिसके कारण वहाँ पर ढेर सारे एल्गी और अदर जो प्लांट होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और इसके कारण वहाँ पर जलाशयों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिससे वाटर ब्लूम बनता है। अगला क्वेश्चन है, यूट्रिफिकेशन संदर्भित है, यूट्रिफिकेशन रिफर्स टू। तो इन 4 ऑप्शन में देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक जलीय परितंत्र में उच्च उत्पादन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान संबंधी आवर्धन उल्लेख करता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर्स टू। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जानवरों में कीटनाशकों का सांद्रण। आपको बता दें कि कीटनाशकों के प्रयोग यानी कि आपके जो खरपतवार है इन सभी के उर्वरकों का प्रयोग करने पर ये हमारे ट्रॉफिक लेवल में आ जाते हैं, यानी कि ये अलग अलग जो जीव जंतु हैं उनमें एकत्रित होते रहते हैं। तो जो सबसे लास्ट में जीव होते हैं उनमें इन कीटनाशकों का जो कंसंट्रेशन है वो अधिक होता है और ये कीटनाशक अपघटित नहीं होते। इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन को संदर्भित करता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर्स टू। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उच्च पोषण स्तर जीवों में प्रदूषकों का संग्रह। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेलकोफाइलस मरुद्भिद का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिगोनिया जाति। तो आपको बता दें कि जो मेलकोफाइलस मरुद्भिद होते हैं इनके तनों में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं और ये जीरोफाइट्स होते हैं यानी कि मरुद्भिद होते हैं। अगर इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें, यक्का है, गिलोय है, ये सभी मेलकोफाइलस मरुद्भिद हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पौधे द्वारा स्थिर की गई संपूर्ण ऊर्जा संपूर्ण रूप से कहलाती है, द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ए ग्रीन प्लांट ऑफ ए इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सकल प्राथमिक उत्पाद यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। यदि आप चाहते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस पे ज़रूर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इससे जुड़ा हुआ जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जीवों की प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति की। अगला प्रश्न है, ऐसा आवास जो इसमें रहने वाले जातियों के साथ यथा तथा संतुलन में है कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, निकेत यानी कि बायोलॉजिकल नीच। अब निकेत क्या होता है? किसी आवास के पारिस्थितिकी घटक जो कि किसी जाति के कार्यों द्वारा निर्धारित की जाती है निकेत कहलाता है और किसी भी एक निकेत में वातावरणीय क्षेत्र का एक विशेष सेट होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम कितने पोषण स्तर संभव है।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम 5 पोषण स्तर यानी कि ट्रॉपिकल लेवल संभव है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया था? ग्रीन मफलर स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वचालित वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकान है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।